Hello students, welcome back to my channel. I am Dr. Rekha Mittal and today we will study about corrosion and its control. ये यूनिट 4 है आपकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की और इसमें हम देखने वाले हैं कि कोरोजन क्या होता है, ये क्या प्रोसेस है और इसको हम कैसे कंट्रोल करें। अब जब हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है कोरोजन, ये कुछ अनवांटेड मटेरियल बनाता है जिसे हमें कंट्रोल करना है। तो जैसे आपने नाम तो सुना ही है कि कोरोजन, आपने डेली लाइफ में नाम सुना होगा कोरोजन का। वो इसलिए सुना होगा क्योंकि जब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात आती है तो हम कहते हैं वहां कोरोजन हो गया। तो जो कोरोजन है वो एक प्रोसेस है और उसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना जिसको हम कहते हैं। तो वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि उसका ये क्या प्रोसेस होता है, उसमें होता ऐसा क्या है जिसकी वजह से जंग लग जाती है। या ऐसा नहीं है कि केवल आयरन की बात करें हम, यहाँ पे हम और भी दूसरे मेटल्स हैं जिनमें कि अनवांटेड कंपाउंड बनते हैं जिसकी वजह से वो मेटल खराब होने लग जाता है। तो केवल आयरन ही खराब नहीं होता, और भी दूसरे मेटल हैं जो कि खराब होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जनरल बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, फिर उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। और उस कंट्रोल प्रोसेस जो होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हम कोरोजन को कंट्रोल करते हैं। तो पेंट वगैरह जो कुछ चीज़ें हम डेली रूटीन में यूज भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है कोरोजन की, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच केमिकल डिके ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम इज नोन एज कोरोजन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि यदि मेटल जब अनवांटेड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, यानी कि सराउंडिंग मीडियम में जो पार्टिकल्स है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटी भी हो सकती है, मॉइस्चर भी हो सकता है, तो उसके कांटेक्ट में जब मेटल आता है तो वो क्या बनाता है, अनवांटेड कंपाउंड बनाता है। अनवांटेड जो हमें चाहिए नहीं, जो उस मेटल को नहीं चाहिए, बट वो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, या अनवांटेड पार्टिकल उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं वो मेटल खराब हो गया। ठीक है। तो डिके, यहाँ पे बोल रहे हैं डिके ऑफ मेटल, तो मेटल खराब हो गया क्योंकि उसने अनवांटेड पार्टिकल, अनवांटेड प्रोडक्ट बना लिया है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो यदि आप डेफिनेशन, जब आपको पता है कि प्रोसेस जो कोरोजन है वो ये होता है कि जब मेटल सराउंडिंग मीडियम के कांटेक्ट में आता है और अनवांटेड प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, व्हेन द मेटल comes in contact with the surrounding medium, then it forms unwanted product and that process is known as corrosion। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने जरूर लिखी है, लेकिन इज द, इसकी पोजीशन एकदम एग्जैक्ट नहीं रखनी, हमें अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज बना के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो रटना कुछ भी नहीं है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन। जो मैंने आपको बोला कि सराउंडिंग मीडियम के कांटेक्ट में आके वो अनवांटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो उसी में से मैंने ले लिया, मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। जो सराउंडिंग मीडियम में ऑक्सीजन है उसके साथ यदि मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ये एम यहाँ पे मैंने मेटल को डिनोट कर रखा है, मेटल, और ये है ऑक्सीजन। सराउंडिंग मीडियम में जो ऑक्सीजन है, तो यदि कोई मेटल बहुत देर तक रखा रहता है और वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसके साथ अनवांटेड प्रोडक्ट बना देता है, और उस अनवांटेड प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड। तो देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, कोरोजन, क्योंकि वो अनवांटेड है तो ये कोरोजन प्रोसेस हो रहा है और मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसी के साथ एक चीज और होती है, जैसे कि हमें केवल प्योर मेटल चाहिए। तो प्योर मेटल के लिए हम क्या करते हैं, उस मेटल को उसकी फॉर्म में जो होता है, वो जिस भी फॉर्म में होता है नेचर में, हो सकता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में हो, सल्फाइड की फॉर्म में हो, क्लोराइड की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ऑक्साइड का एग्जांपल दे रखा है, ऐसे आप और दूसरे एग्जांपल भी दे सकते हो, क्लोराइड, सल्फाइड, कि जो मेटल है वो सल्फाइड में, सल्फर के कांटेक्ट में आएगा तो सल्फाइड बना देगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो मेटल है वो नेचर में किस तरीके से हमें मिला था, तो वो उसी तरीके से उसी फॉर्म में वापस से आना चाहेगा। ये इसकी एक्चुअल में तो स्टेबल स्टेट है, हम ये कह रहे हैं कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इन द सेंस कि अनवांटेड है, बट ये अनवांटेड इसके लिए नहीं है। मेटल के लिए तो ये क्या है कि जिस फॉर्म में ये नेचर में था, इसको वही नेचर वापस से मिल गया। ऑक्साइड, ऑक्सीजन के नेचर ऑक्साइड ही थी ये पहले, मतलब मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में था, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट मिला तो ये फटाफट इसने मेटल ऑक्साइड बना ली।
ठीक है, तो ये तो कंफर्टेबल है, मेटल बहुत कंफर्टेबल है, हमें लग रहा है कि अनवांटेड है, अनवांटेड प्रोडक्ट है। तो अब इसको, तो जो ओर में से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है, अब देखो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसको यदि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि मेटल को अलग करेंगे, ऑक्सीजन को अलग करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो यदि मैं मेटल ऑक्साइड से मैं वापस से, मुझे यदि चाहिए मेटल और ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे रिवर्स एरो, इधर की साइड एरो बना के आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं क्यों बता रही हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कोरोजन इज रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। कोरोजन और एक्सट्रैक्शन दोनों अपोजिट प्रोसेस है। कोरोजन में तो क्या होता है, अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है, यानी कि वो वापस से अपने उसी नेचर में आता है मेटल, जिस उसमें फॉर्म में वो नेचर में था। ठीक है, कि वो ऑक्साइड फॉर्म में था नेचर में, तो वापस से उसी में जाने की कोशिश करेगा। तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, यदि हमें वापस से मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन को अलग करेंगे। तो जैसे ही हम इसको अलग करेंगे, तो वो क्या है, उस प्रोसेस को हम क्या करें, हम एक्सट्रैक्ट करें, दैट प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन। यानी कि कोरोजन इज अपोजिट ऑफ एक्सट्रैक्शन। इज इट क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के कोरोजन होते हैं। टाइप्स ऑफ कोरोजन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ड्राई कोरोजन, दूसरा होता है वेट कोरोजन। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ड्राई कोरोजन के बारे में, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन की। तो टाइप्स ऑफ कोरोजन का मतलब ये है कि कितने टाइप के कोरोजन होते हैं। तो दो टाइप के कोरोजन होते हैं, एक है ड्राई कोरोजन और दूसरा है वेट कोरोजन। ठीक है, ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन। अब देखो, आपको नाम से पता लग रहा होगा, ड्राई कोरोजन मतलब जिसमें मॉइस्चर या वाटर का कोई रोल नहीं है, और वेट कोरोजन जिसमें मॉइस्चर या वाटर यूज होने वाले हैं। मतलब मेटल जो है वो या तो मॉइस्चर या फिर लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा। लिक्विड मतलब एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में आएगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ड्राई कोरोजन, वो कितने टाइप के होते हैं। तो ड्राई कोरोजन है 3 टाइप के। ये देखिए 3 टाइप के दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडेशन कोरोजन, दूसरा है कोरोजन बाय अदर गैसेस, और तीसरा है मेटल मेटल कोरोजन। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऑक्सीडेशन कोरोजन का मतलब ये है कि जिसमें मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कोरोजन। फिर दूसरा है कोरोजन बाय अदर गैसेस। कोरोजन बाय अदर गैसेस जिसमें कि ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी गैसेस होगी, यदि उसके कांटेक्ट में मेटल आ रहा है और वो कुछ अनवांटेड कंपाउंड बना रहा है, तो दैट इज कोरोजन बाय अदर गैसेस। जैसे है क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कोरोजन बाय अदर गैसेस। अदर गैसेस मतलब यहाँ पे अब ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन का हमने ऑलरेडी बता दिया अलग से कि ऑक्सीडेशन कोरोजन होता है, और इसके अलावा जितनी भी गैसेस होंगी वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगी। तो फिर तीसरी कैटेगरी में क्या आ रहा है, मेटल मेटल कोरोजन। तो मेटल मेटल कोरोजन का मतलब ये है कि उसमें एक तो होगा बेस मेटल और दूसरा है लिक्विड मेटल। एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर यदि फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस तरीके की चीजें होती है कि एक बेस मेटल होता है और दूसरा मेटल उसके ऊपर फ्लो करता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर फ्लो करता रहेगा, तो क्या होगा, उसमें भी अनवांटेड कंपाउंड बनेगा, वो कोरोड हो सकता है। तो उस कैटेगरी को हमने नाम दे दिया मेटल मेटल कोरोजन। क्लियर हो गया? तो ड्राई कोरोजन कितने टाइप के, ऑक्सीडेशन कोरोजन, कोरोजन बाय अदर गैसेस एंड मेटल मेटल कोरोजन। अब आप यहाँ देखो, कोई एक्वस मीडियम है, कोई वाटर दिख रहा है आपको, या मॉइस्चर है, नहीं है। ये भी जो ऑक्सीजन है, ये ड्राई ऑक्सीजन है, वेट ऑक्सीजन नहीं है। तो ये ड्राई कोरोजन हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं वेट कोरोजन। दूसरा टाइप का कोरोजन क्या था, वेट कोरोजन, जिसमें कि मेटल एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे एल्कलाइन हो। तो उसके कांटेक्ट में जब आएगा, तो दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें उस प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा, इसलिए उस प्रोसेस को हमने नाम दिया वेट कोरोजन। और कौन सा वाला, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया। और दूसरी तरीके से भी हो सकता है वेट कोरोजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको सिर्फ टाइप्स बताए हैं, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि टाइप्स ऑफ कोरोजन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये इस तरीके का आप बना सकते हैं कि 2 टाइप्स के हैं, फिर ये 3 टाइप के, ये 2 टाइप के। ठीक है, तो नोट कर लो आप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई कोरोजन में ऑक्सीडेशन कोरोजन की। अभी हम ड्राई कोरोजन पढ़ रहे हैं, उसमें 3 टाइप के थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ऑक्सीडेशन कोरोजन। तो ऑक्सीडेशन कोरोजन कैसे होता है, उसका पहले ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। यहाँ मेटल है, ये एक मेटल है, और इस मेटल, ये जो सरफेस है मेटल का, जब ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही सराउंडिंग मीडियम के कांटेक्ट में आता है, स्पेशली ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड लेयर बनाता है। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड लेयर बनती कैसे है? मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, यानी कि मेटल का तो होगा ऑक्सीडेशन, और वो जो इलेक्ट्रॉन, ये मेटल जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है एक्सेप्ट कर लेती है उस इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उससे एक अनवांटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ बनने लग जाएगा, क्योंकि एक रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये जो सराउंडिंग मीडियम में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो इस तरीके से एक लेयर बनने लग जाएगी। ठीक है, उस लेयर को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड लेयर। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ये बन क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुई, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? मेटल का हो रहा है। और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो वही रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जो इस सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, मेटल के सरफेस पे जो रिएक्शन हो रही है, वो क्या हो रही है, वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो आप भी साथ साथ नोट करते जाइए। मेटल है, ये मेटल, ये इस मेटल ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन सराउंडिंग मीडियम से। तो ये जो ऑक्सीजन है, जहां भी मेटल रखा हुआ है वहां पे यदि वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में रखा हुआ है, या सराउंडिंग मीडियम में भी, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन से ये जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा। लेकिन रिएक्ट कैसे कर रहा है? उसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो फाइनली जब हम देखें कि यदि कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये बैलेंस कर लेना इक्वेशन, मैंने इक्वेशन बैलेंस भी कर रखी है। तो 2m या 2m प्लस n नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देन दीज टू रिएक्ट टू फॉर्म मेटल। अब ये जो है यहाँ पे मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये n प्लस क्या है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दिए, और उसने ऑक्सीजन ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे ये जो लेयर बनी है मेटल ऑक्साइड की लेयर, क्यों बनी है, कैसे बनी है, ये इसका मैकेनिज्म है कि इसमें ये रिएक्शन होती है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मेटल ऑक्साइड लेयर बन जाती है। और वो कहाँ बनेगी? इस सरफेस पे बनेगी। तो जो ये लेयर मैंने आपको बता रखी है, दिस इज द मेटल ऑक्साइड लेयर। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? अब आप इसको नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन एग्जाम में ऑक्सीडेशन कोरोजन जनरली पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, अनवांटेड प्रोडक्ट बनाता है। और उसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो मेटल ऑक्साइड लेयर है, इसके भी अलग अलग नेचर होते हैं। एक नेचर नहीं होता कि ये स्टेबल एक बार बन गई तो बन गई, नहीं, इसके भी अलग अलग नेचर होते हैं। इस मेटल ऑक्साइड की डिफरेंट नेचर होती है। जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग नेचर होते हैं, वैसे ही ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका भी नेचर अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि ये मेटल कौन सा है, मेटल हम कौन सा ले रहे हैं। अब मेटल, जो भी मेटल है वो यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो, और मेटल ऑक्साइड लेयर बना ली, लेकिन वो जो मेटल ऑक्साइड लेयर है
उसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा, इस मेटल पे डिपेंड करेगा कि ये एल्कली है, एल्कलाइन है, कौन सा मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में कौन सा मेटल कहाँ पर है, तो वो नेचर पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज है। तो ये जो मेटल है ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके नेचर पे डिपेंड करती है ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर की बनेगी, स्टेबल बनेगी, अनस्टेबल बनेगी, वॉलेटाइल बनेगी, पोरस बनेगी, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मैंने बताया मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो वो कैसा होगा सबसे पहले हम देखते हैं। पहले तो 4 टाइप के होंगे, ये देखो, ये है स्टेबल, अनस्टेबल, वॉलेटाइल, पोरस। ठीक है, 4 टाइप के नेचर होंगे। फर्स्ट बात करते हैं हम स्टेबल की। यदि मेटल ऑक्साइड लेयर जो है स्टेबल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक बार लेयर बन गई उसके बाद फर्दर कोरोजन नहीं होगा मेटल का। देखिए मेटल जो है जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, ये देखो, ये मैंने आपको लेयर बता रखी, ये है मेटल ऑक्साइड लेयर। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड लेयर है। और ये जो लेयर है क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेबल, यदि मेटल ऑक्साइड लेयर स्टेबल हो उस केस में क्या होगा, एक बार लेयर बन जाएगी इस मेटल सरफेस पर तो उसके बाद फर्दर कोरोजन नहीं होगा। बताओ कैसे होगा, यहाँ पे अब ये तो मेटल ऑक्साइड लेयर है, ये बन गई, ये तो बस इधर एक बार यहाँ पे लेयर बनी, अब ये हट नहीं रही है, इसका मतलब ये स्टेबल बोल रहे हैं इसको कि अब यहाँ पे यदि ऑक्सीजन आना चाहेगा तो वो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड लेयर है। तो स्टेबल जो मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है तो वो किस तरीके की बिहेव कर रही है, वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव कर रही है, वो मेटल को बचा रही है कि अब उसका मेटल का फर्दर कोरोजन नहीं हो सकता। फर्दर कोरोजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो एक तरीके से गार्ड की तरह खड़ी हुई है कि अब इसके अंदर, ये मेटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ सकती। तो दिस मेटल ऑक्साइड इज protective layer. If the metal oxide is stable, then in that case that metal oxide layer behaves as a protective layer. इसकी जो मेटल है उसको बचा लेगी वो। एक बार लेयर मेटल ऑक्साइड बन गई और यदि वो स्टेबल है तो उस केस में वो फर्दर कोरोजन मेटल का नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर ही नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया आपको? तो यदि स्टेबल है तो उस केस में नेचर कैसा है, वो मेटल ऑक्साइड यदि स्टेबल है, स्टेबल नेचर है उसका, तो उस केस में वो कैसे बिहेव कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो ये आप, मैंने इस डायग्राम से आपको पूरा डिटेल में बता दिया, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए, जो भी मैंने बोला है वो आप नोट कर लीजिए कि इफ द मेटल ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल देन इन दैट केस इट बिहेव्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड, अनस्टेबल। अब यदि मेटल जो है वो मेटल के ऊपर जो लेयर बन रही है, मेटल ऑक्साइड जो ये लेयर बन रही है, इसका नेचर यदि अनस्टेबल हो तो उस केस में क्या होगा, तो यदि अनस्टेबल नेचर है तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड लेयर बना दिया, ये मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे ये जो बता रखा है, ये मेटल ऑक्साइड लेयर है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड लेयर है यदि ये अनस्टेबल होगी तो उस केस में क्या होगा, वापस से ये कन्वर्ट हो जाएगी मेटल और ऑक्सीजन में। जिससे ये रिएक्ट कर रही थी उससे वापस से ये मेटल ऑक्साइड लेयर तो बन गई, एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड लेयर तो बना लिया, लेकिन इसका नेचर कैसा था, अनस्टेबल था। और अनस्टेबल होने की वजह से ये वापस से, मतलब वो लेयर बनेगी हटेगी, बनेगी हटेगी, ये काम चलता रहेगा, यानी कि इसमें भी कोरोजन नहीं होगा, इस मेटल का भी कोरोजन नहीं होगा क्योंकि ये कैसा नेचर है, अनस्टेबल नेचर। जो लेयर बन रही है वो अनस्टेबल है, लग रही है हट रही है, लग रही है हट रही है, तो मेटल और ऑक्सीजन वापस से इसका डिकम्पोजिशन होके वो मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन दोनों के मैं एग्जांपल बताती हूँ। यदि स्टेबल है, यदि मेटल ऑक्साइड स्टेबल है तो वो कौन से वाले मेटल है जिनमें की मेटल ऑक्साइड जो है वो स्टेबल बनती है, तो वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल भी रही हूँ, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, ये 2-3 एग्जांपल दे देंगे, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, ये 3 एग्जांपल आप दे दीजिएगा कि यदि स्टेबल है तो वो स्टेबल कौन से वाले मेटल में स्टेबल लेयर बनती है मेटल ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। फिर अनस्टेबल के केस में तो आपने देख भी रखा होगा, आप गोल्ड सिल्वर पहनते हैं तो उसमें क्या जंग लगती है, नहीं लगती,
गोल्ड में, प्लेटिनम में इसमें जंग नहीं लगती। तो सेकंड कैटेगरी यानी कि अनस्टेबल जो कोरोजन होता तो है उसमें, लेकिन वो हमें नजर ही नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेयर बनती है फिर हट जाती है, लेयर बनती है फिर हट जाती है। तो यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इसमें किस टाइप का कोरोजन हो रहा है, अनस्टेबल कोरोजन हो रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जो सिल्वर होता है उसमें तो काली पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, ब्लैक हो जाती है, बहुत टाइम तक रखे रहो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका वो है ना, ब्लैक सी हो जाती है। लेकिन उसको यदि हम साफ करेंगे तो वापस से एकदम चमकने लग जाती है, यानी कि उसमें कोरोजन जो हो रहा है, अनस्टेबल कोरोजन हो रहा है। ठीक है, इजीली उसको हम हटा सकते हैं। तो वो अनस्टेबल कोरोजन होता है, इसलिए ये जो है सिल्वर भी इस कैटेगरी में आएगा। तो प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, वो जो है उसमें कोरोजन कैसा होता है, अनस्टेबल कोरोजन होता है, इसीलिए तो इतना महंगा आता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बहुत महंगा आता है, क्योंकि उसमें कोरोजन भी नहीं होता, कितने टाइम तक भी रख लो सब बिल्कुल बढ़िया रहता है, तो उसको ज्वेलरी के काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं वॉलेटाइल। सपोज करो ये जो मेटल ऑक्साइड लेयर है, यदि ये वॉलेटाइल है, तो यदि वॉलेटाइल होगी तो क्या होगा, वॉलेटाइल का मतलब समझते हो कि कोई लेयर बन गई या कुछ कंपाउंड बन गया और वो उड़ गया, ठीक है, एनवायरमेंट में उड़ गया, मतलब इवेपोरेट आउट हो गया, उड़ गया मतलब ऐसे नहीं, इवेपोरेट आउट हो गया, तो वो उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल यदि लेयर होगी तो ये बहुत डेंजरस होने वाली है। कैसे, देखो मेटल जो है, जैसे ही मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही ये मेटल आया तो इसने क्या बना दी, मेटल ऑक्साइड लेयर बना दी। ये पता है सबको, ये बन रहा है, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड लेयर बना दी। अब जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड लेयर बनी, कैसा नेचर था इसका, वॉलेटाइल नेचर था, तो ये फटाफट जो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट आउट हो जाएगी, उड़ जाएगी, वॉलेटाइल है। तो क्या होगा, वापस से जो ये लेयर जैसे ही हटी तो ये फ्रेश सरफेस जो है मेटल का वापस से तैयार हो गया कि अब और ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड लेयर हटी, हटते ही फ्रेश सरफेस एक्सपोज्ड, वापस से जो सरफेस है वो कैसा है, अब तैयार है कि यदि कहीं ऑक्सीजन होगी तो उसको ये ले लेगा और मेटल ऑक्साइड लेयर बना देगा। इसका मतलब आप सोचो कि फिर वापस से मेटल ऑक्साइड लेयर बनेगी, फिर वो इवेपोरेट हो जाएगी, फिर नया सरफेस रेडी, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। तो ये प्रोसेस करते करते ये पूरा का पूरा जो मेटल है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि जो मेटल ऑक्साइड लेयर है वो वॉलेटाइल है, तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर मेटल। उसको मेटल को रखे रखे वो मेटल धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड लेयर बन रही है, हट रही है, बन रही है, हट रही है। तो बन रही हट रही नहीं, बन गई और वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट आउट हो गई। अब नया मेटल तैयार हो गया, नया मेटल, ये नया सरफेस जो है ये रेडी है फर्दर कोरोजन के लिए। तो इस तरीके से ये खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और ये पूरा मेटल आपको थोड़ी देर बाद ये पता लगेगा अरे यहाँ पे मेटल भी था कि नहीं। तो ये थोड़ी देर में नहीं होता, ये होता है लंबे समय के लिए। तो धीरे 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 मेटल पूरा खत्म हो जाता है, हमें नजर ही नहीं आता कि यहाँ पे कोई मेटल भी रखा हुआ था। तो ये जो वॉलेटाइल नेचर है मेटल ऑक्साइड का, यदि वॉलेटाइल होगा तो ये डेंजरस है, पूरे मेटल को खत्म कर देता है। ये जो मेटल दिख रहा है यहाँ पे, जो मेटल मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे लेयर बनी, हटी लेयर, और इस तरीके से पूरा मेटल खत्म हो जाएगा। तो ये किस टाइप के मेटल में इस टाइप का कोरोजन होता है, वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम में क्या होता है कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड बनती है और वो लेयर जैसे ही बनती है वो इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि वॉलेटाइल है। फिर नया सरफेस रेडी, फिर कोरोजन होगा, फिर वो लेयर उड़ जाएगी और इस तरीके से पूरा मेटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब ये फोर्थ है, और मुझे लगता है आप सब लोग नोट कर रहे होंगे, ये सारे ये डायग्राम आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये जो कोरोजन है ये डेफिनेटली आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरस, अब इसका नेचर यदि पोरस हो, मेटल ऑक्साइड यदि पोरस नेचर की है, पोरस का मतलब क्या होता है कि यदि सरफेस पे पोर्स बने हुए हैं और उस पोर्स के अंदर अब ऑक्सीजन क्या करेगी, अंदर घुस जाएगी और पूरे मेटल को खराब कर देगी। तो यदि नेचर कैसा हो, पोरस नेचर हो, ये जो मेटल ऑक्साइड लेयर मैंने आपको बताई थी, तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये सरफेस रेडी है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा तो ये लेयर, अब मैंने ऐसे ही जिगजैग क्यों बनाया, जिगजैग इसलिए बनाया कि आपको ये बता रही हूँ कि ये पोर्स है, ये पोर्स है,
ये छोटे छोटे पोर्स है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाती जा रही है, और ये है ना, ये जो मैंने ये ग्रीन कलर से आपको बता रखा है कि धीरे 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 पूरा मेटल खराब हो जाएगा, और पूरा मेटल खराब होके कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, पूरा खराब हो गया। ये पोरस, यदि सरफेस जो है मेटल का पोरस नेचर है उसका, उस केस में ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी और धीरे 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 पूरे मेटल को खराब कर देगी। ठीक है, तो यदि मैं इसमें बताऊं तो ऐसे ऐसे पूरा मेटल ऐसे 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 खराब हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी मैंने वही दिखा रखा है। तो लेयर धीरे धीरे बनती जाएगी और पूरा इस तरीके का हो जाएगा, पूरा मेटल खराब हो जाएगा। यानी कि पोरस नेचर भी डेंजरस है, वोलेटाइल नेचर भी डेंजरस है। तो पोरस वाले कौन से वाले, किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इस तरीके की लेयर बनती है, सोडियम पोटेशियम एल्कली जो मेटल्स होते हैं उसमें इस तरीके की लेयर बनती है। सोडियम को हम ओपन में रख सकते हैं क्या, वो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा क्योंकि वो फटाफट रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये डायग्राम और रिएक्शन के बाद इसके नेचर भी बता रखे हैं कि किस टाइप का नेचर होता है। तो ये थोड़ा सा अलग है और एग्जाम में वैसे भी इजी चीज नहीं आती, तो ये आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो है पिलिंग बैडवर्थ रूल। जैसे कि मैंने आपको चारों टाइप के वो बता दिए, आपको नेचर बता दिए मेटल ऑक्साइड की कि स्टेबल है तो क्या होगा, अनस्टेबल है तो क्या होगा, वॉलेटाइल एंड पोरस। तो स्टेबल और अनस्टेबल में तो मेटल ऑक्साइड लेयर कैसे बिहेव कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव कर रही है। और यदि वॉलेटाइल है या फिर पोरस है तो उस केस में वो लेयर कैसे बिहेव कर रही है, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव कर रही है। क्योंकि वॉलेटाइल में क्या हो रहा था, जैसे ही लेयर बन रही थी वो इवेपोरेट आउट हो रही थी, फिर नया मेटल, नया सरफेस रेडी, फिर वो कोरोजन हो रहा था, तो पूरा मेटल खत्म हो रहा था। यानी कि मेटल ऑक्साइड का नेचर यदि वॉलेटाइल है और या फिर कैसा हो, पोरस हो, तो वो ऑक्सीजन पूरी अंदर जाके पूरे मेटल को खराब कर रही है। तो ये पोरस और जो वॉलेटाइल नेचर है, ये यदि नेचर होगा तो वो मेटल ऑक्साइड कैसा है, नॉन प्रोडक्टिव की तरह बिहेव कर रही है। तो ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये जो पिलिंग बैडवर्थ रूल है, इसी में आने वाला है कि ये जो मैंने बताया प्रोटेक्टिव कब होगी, नॉन प्रोटेक्टिव कब होगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसी को इन्होंने एक रूल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है जिसको हम बोलते हैं पिलिंग बैडवर्थ रूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता लगने वाला है कि प्रोटेक्टिव लेयर है या कैसी है, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव क्या कैसे होगी, वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल। ये रेशो है, ये रूल इस रूल ने ये बताया कि यदि ये रेशो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब है कि वो लेयर कैसी होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी। यानी कि जो लेयर बन रहा है, अब आप समझना कि ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर ये लेयर बन रही है, मेटल ऑक्साइड लेयर बन रही है। अब यदि इस मेटल ऑक्साइड लेयर का की जो थिकनेस है, वो थिकनेस इस मेटल, बचे हुए मेटल से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगी। ये रूल कहता है, पिलिंग बैडवर्थ रूल ये कहता है कि यदि मेटल ऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो इस मेटल के बचे हुए मेटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, यानी कि मान लो ये मैंने आपको मेटल ऑक्साइड, तो यदि ये इसका वॉल्यूम इतना है, थोड़ा और ले लेते हैं, ये वॉल्यूम ले लेते हैं। यदि मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो इस मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उस केस में ये मेटल ऑक्साइड लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब यदि हम रेशियो की फॉर्म में देखें तो यदि ये ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में जो लेयर है वो कैसी होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी। यानी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगी यदि इसका रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 आता है, तब तो कैसी है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब यदि मैं इसी का दूसरी बात, क्योंकि हमें नॉन प्रोटेक्टिव में बतानी है, तो उस केस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यदि मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम बचे हुए मेटल के रिस्पेक्ट में कम है, यानी कि कैसा है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा मैं कम कर दूं, ये देखिए, ये यदि मैंने कर दिया, इतना सा वॉल्यूम है,
ठीक है। तो अब देखो ये तो कम है और ये कितना ज्यादा है मेटल। तो यदि मेटल ऑक्साइड वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल, इन दैट केस क्या होगा, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो। ये जो वॉल्यूम है, यदि इसका ये वॉल्यूम मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम कम होगा इन मेटल के कंपैरिजन में, उस केस में नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उस केस में ये लेस देन, ये जो रेशियो होगा लेस देन 1 होगा, क्योंकि आप सोचो ये वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, मेटल का ज्यादा है और ये वॉल्यूम कम है, तो कैसे लेस देन 1 होगा। तो उस केस में क्या होगी, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो हमने पिलिंग बैडवर्थ रूल, लेयर जो है मेटल ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टिव है या नॉन प्रोटेक्टिव है, वो कैसे बताती है, वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब इसको जो मैंने आपको बोला है वो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया आपको वही आपको एग्जाम में लिख के आना है। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पिलिंग बैडवर्थ रूल, देन यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको अभी ऑक्सीडेशन जो कोरोजन है वो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कोरोजन में ही आता है पिलिंग बैडवर्थ रूल, क्योंकि हम वहीं पे बात करते हैं प्रोटेक्टिव नॉन प्रोटेक्टिव के, इसीलिए मैंने आपको पिलिंग बैडवर्थ रूल बता दिया। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का कोरोजन क्या था, ड्राई कोरोजन, वो था कोरोजन बाय अदर गैसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन के अलावा और जितनी भी गैसेस हैं, यदि मेटल उससे रिएक्ट करता है तो उसका नेचर कैसा होता है, वो जो भी मेटल जो भी लेयर बनाएगा वो कौन सी वाली कैटेगरी में आएगी, कोरोजन बाय अदर गैसेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, सिल्वर जो है, सिल्वर मेटल यदि क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड लेयर बना देता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, आयरन यदि सल्फर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप कॉपी में। अब हम बात करते हैं मेटल मेटल कोरोजन की। मेटल कोरोजन मैंने बताया कि एक जो दोनों मेटल ही है, लेकिन एक तो है लिक्विड फॉर्म में और एक है सॉलिड फॉर्म में। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है जनरली जो मेटल यूज किए जाते हैं, एक तो बेस मेटल हो जाता है जो कि सॉलिड है, और दूसरा उसके ऊपर फ्लो करता है तो वो होता है लिक्विड मेटल। तो लिक्विड मेटल उसके ऊपर फ्लो करेगा और इस तरीके से आगेगा। तो ये जो केवल हम कोरोजन की बात करें तो एक सॉलिड मेटल और दूसरा लिक्विड मेटल जब कंटिन्यूएशन में उसके ऊपर फ्लो करता रहता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है बेस मेटल। क्यों खराब होने लग जाता है, क्योंकि उसमें कोरोजन होने लग जाता है। तो ऐसे ही मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल आप लिख सकते हो। बाकी वैसे ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसको आप ये जो मैंने आपको बोला वही आप लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच वन मेटल इज बेस मेटल होता है यानी कि सॉलिड मेटल, और दूसरा जो मेटल है वो उसके ऊपर फ्लो करता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे लिक्विड मेटल यहाँ पे हमने ले लिया मरकरी, और सॉलिड मेटल यदि जिंक है, तो इस तरीके का अनवांटेड कंपाउंड बन जाएगा और वो क्या होगा, वो कोरोजन उसको हम कहते हैं, जिंक मरकरी इस तरीके का अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जिंक धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो ये अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ड्राई कोरोजन कंप्लीट हुआ है। और इस ड्राई कोरोजन में से तीनों टाइप के जो मैंने आपको बताए, ऑक्सीडेशन कोरोजन, कोरोजन बाय अदर गैसेस और मेटल मेटल कोरोजन, इन तीनों में से यदि मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो वो है ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऐसा नहीं हो, ऐसा मत करना कि एग्जाम में ये तो बहुत छोटा सा है कि ये वाला कोरोजन बाय अदर गैसेस और मेटल ये कोरोजन कर जाते हैं, तो ये कोरोजन तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो आएगा वो आएगा ड्राई कोरोजन, यानी कि ड्राई कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन कोरोजन आएगा। क्योंकि उस पर एक अच्छा, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल कभी भी नहीं आता, ये ध्यान रखना। कई बार हम बहुत सिंपल चीजें सारी कर जाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वही छोड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप ऑक्सीडेशन कोरोजन मत छोड़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वेट कोरोजन। वेट कोरोजन मतलब अब यहाँ पे जो भी मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्वस मीडियम रहेगा।
अब ड्राई कोरोजन के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ वेट कोरोजन की। वेट कोरोजन में मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एक तो था इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा था एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या कंडीशन होने वाली है, मेटल जो है वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में आने वाला है जिसकी वजह से उसमें हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। और दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल इसमें भी कौन से वाले कांटेक्ट में आने वाला है, कैसे वाले मीडियम के कांटेक्ट में आने वाला है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, दो चीजें हैं। तो मैंने इस तरीके से आपको इसलिए बताया तो और अच्छे से इजीली समझ में आएगा यदि हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप इस डायग्राम को देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसमें क्या है, ये मेटल है, ठीक है, ये पूरा ये जो है ये मेटल है। आप डायग्राम अपनी कॉपी में बनाते जाइए, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है मेटल, सिर्फ इतना, ये जो बॉक्स है ये मेटल है। अब इस मेटल में यदि आप सोचो, जो मेटल है, मेटल कोई मेटल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं एक एसिड की ड्रॉप रख दूं, ठीक है, या फिर एसिड के कांटेक्ट में आ गया वो, या एसिड की ड्रॉप हमने गिरा दी, चेक कर रहे हैं हम क्या क्या होती है, क्या रिएक्शन होती है। तो उस केस में क्या होगा कि इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही जो मेटल है, ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे कहीं यहाँ पर हमने एसिड की ड्रॉप रख दी, या मेटल ही एसिड के कांटेक्ट में आ गया, एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में यदि आएगा तो उस केस में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो ये है मीडियम, ये कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो पूरे मेटल पे कहीं पर बीच में एक एसिड की ड्रॉप यदि होगी तो इसका मतलब है मेटल जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आ गया। ये एसिड है, ये मेटल एसिड के कांटेक्ट में आ गया। तो अब यहाँ पे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये जो मेटल है, अभी तक जब तक कुछ भी नहीं था तब तक कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये मेटल जो है एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो आयरन का तो क्या वो होता है, मेटल का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है, यानी कि उसका तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो मेटल है यानी कि आयरन, स्पेशली हम आयरन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोरोजन कैसे होता है। तो आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये जो एसिड में H आयंस प्रेजेंट होंगे। एसिड में आपको पता है H आयंस होते हैं, तो वो H आयंस जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए। ये यहाँ पे मैंने रिएक्शन, ये जो सरफेस है मेटल सरफेस है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो H आयन, जो इसमें इस मीडियम में H आयंस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। तो यही तो है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है और वो गैसियस फॉर्म में है, तो इवॉल्व होके मतलब रिमूव हो जाएगी, मतलब इवेपोरेट आउट हो जाएगी। तो यानी कि उसने H आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई। उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, कोरोजन बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि उससे रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब सोचो यदि ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो क्या होगा, तब तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेके इसने हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों साइड सेम हो गई क्योंकि ये मेटल सरफेस है और यहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे कोई एसिड है जो जिससे कि रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन कैसे होती है, कोई भी चीज रिएक्शन हो रही है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी रिएक्शन, ये मेटल था और ये रिएक्शन हो रही थी। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, एनोडिक एरिया इज लार्ज, इधर भी लिख रखा है एनोडिक एरिया इज लार्ज, और ये बीच में जो है इतना सा एरिया, ये क्या है, स्मॉल कैथोडिक एरिया। अब कोई भी रिएक्शन होती है तो एनोड और कैथोड बनता है, तो एनोड जो होगा वो हमेशा मेटल सरफेस होगा, मेटल वाला जो पार्ट होगा वो एनोड होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, मेटल का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गया
एनोडिक एरिया, और एनोडिक एरिया आपको ज्यादा नहीं दिख रहा इसके कंपैरिजन में, कैथोड के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने लिखा है एनोडिक एरिया इज लार्ज। इधर भी आप देखिए यहाँ पर भी एनोडिक एरिया लार्ज है, और ये जो है स्मॉल कैथोडिक एरिया इतना सा है, ठीक है। जहाँ पे ये ड्रॉप है, तो जहाँ पे वो एसिडिक मीडियम है वो एरिया इतना सा है। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन में कंडीशंस होती है कि कैथोडिक एरिया, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन वाले जो कोरोजन है उसमें कैथोडिक एरिया स्मॉल होता है, एनोडिक एरिया लार्ज होता है। एट एनोड कोरोजन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है, जिसने भी इलेक्ट्रॉन लिया उसका रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें हुई, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है। मेटल कौन सा था, आयरन, उसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया उसका। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, इस एसिड ने। इस एसिड में जो H आयन प्रेजेंट है उसने फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लिए और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ये गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है ये। तो कंप्लीट रिएक्शन में यदि आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, तो वो है Fe+2 H आयन, यानी कि एक ने इलेक्ट्रॉन लिए, अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है Fe+2 और ये एरो ऊपर की साइड मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है, तो इसको गैसियस फॉर्म में है तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है और वो इवॉल्व होके एनवायरमेंट में जा रही है, ठीक है। तो ये आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे यदि ऑक्सीडेशन कब तक हो सकता है, आप बताइए, ऑक्सीडेशन कब तक होगा। ऑक्सीडेशन जो है जब तक ये मीडियम यहाँ पे है और ये पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखिए, ये जितना एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है उस मेटल सरफेस के ऊपर जितना वो एसिड प्रेजेंट है, और वो एसिड जितनी देर जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ही रिएक्शन होगी। यदि एक ड्रॉप है मेटल सरफेस पे, एक ही ड्रॉप है, तो वो ड्रॉप जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, तब तक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का देना लेना चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये जो ड्रॉप है ये खत्म हो जाएगी, ये जो मीडियम खत्म हो जाएगा, तो अब जब कोई मीडियम ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेटल ऐसे तो सेफ नहीं है, देखो, क्योंकि यदि ये मीडियम के कांटेक्ट में आ गया एसिड मीडियम के, तो रिएक्शन तो हो ही रही है, कोरोजन तो हो ही रहा है। लेकिन इसमें अभी आप इसमें देखेंगे कौन से वाले में, एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें जो कोरोजन होने वाला है वो थोड़ा सा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, पूरा मेटल ही खराब हो जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो मेटल है ये इसलिए थोड़ा सा बेटर सेफ है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें जब तक ये ड्रॉप है, जब तक ये मीडियम यहाँ पे है और ये मीडियम जब तक खत्म नहीं हो जाता बस तब तक ही कोरोजन होगा, लेकिन दूसरे वाले में तो कोरोजन होता ही रहेगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन में एनोडिक एरिया लार्ज होता है, कैथोडिक एरिया स्मॉल होता है, ये आप रिएक्शन दे देंगे। यहाँ पे ये पूरा ये डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार यही मैंने आपको कहा है कि एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यदि उसमें डायग्राम है तो आप डायग्राम जरूर बनाइए, और इसको आप वैसे भी बिना डायग्राम के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन सा एरिया लार्ज है स्मॉल है, ये सारी चीजें अब मैंने आपको ये इतने से में सारा बता तो दिया। आपने जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि एज इट इज आप एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। यदि आप एज इट इज लिख के आ जाएंगे तो आपके फुल में से फुल नंबर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं बात करती हूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होने वाला है, नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस यहाँ पे तो ये मीडियम कौन सा था, एसिडिक मीडियम था। अब ये कैसा मीडियम होगा, ये मीडियम होगा न्यूट्रल मीडियम या एल्कलाइन मीडियम। तो यदि यहाँ पे ये जो है ये ऐसे मीडियम है और यहाँ ये है न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, इस न्यूट्रल मीडियम के कांटेक्ट में जैसे ही मेटल आता है, अब वो मेटल कैसा आएगा, यदि हमने पेंट कर रखा है, ठीक है, मेटल को पूरा पेंट कर रखा है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी है उसके ऊपर, मेटल ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर है, सपोज करो
वो लेयर कहीं से हट जाती है, जैसे पेंट हट जाता है सरफेस पे से, मेटल सरफेस पे से यदि कहीं से पेंट हट जाएगा तो क्या चीज होगी, उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं आयरन की तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं फटाफट उसको वहां से पेंट करवा देते हैं, नहीं तो जंग ज्यादा लगने लग जाती है और वो धीरे धीरे पूरा मेटल खराब हो जाता है। यही चीज होती है। सेम चीज यहाँ पे होने वाली है कि जो मेटल है उसमें क्या है, पेंट करा हुआ है या मेटल प्रोटेक्टिव मेटल ऑक्साइड लेयर है। अब क्या होगा, यहाँ पे से सपोज करो यहाँ पे से वो लेयर हट गई, पेंट हट गया या प्रोटेक्टिव मेटल ऑक्साइड लेयर हट गई, तो जैसे ही वो यहाँ से हट जाएगी, एक लंबे समय तक आपने देखा होगा जब कोई चीज रखी होती है तो कहीं कहीं से पेंट हट जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे से मान लो वो पेंट हट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इतना सा जो एरिया है, अभी तक तो मेटल प्रोटेक्ट था, लेकिन अब ये एरिया क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, कि यानी कि अब मीडियम के कांटेक्ट में आ चुका है। तो इतना सा जो एरिया होगा वो तो हो गया एनोडिक एरिया, स्मॉल एनोडिक एरिया, क्योंकि यहाँ पे मेटल है, ये मेटल दिखने लग गया ना, पेंट हट गया तो। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कैथोडिक एरिया है, ये भी कैथोडिक एरिया है। तो यहाँ पे कैथोडिक एरिया लार्ज है, ठीक है, दोनों साइड कैथोडिक एरिया लार्ज और स्मॉल एनोडिक एरिया। अब बस थोड़ी सी देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे यदि हम कंपैरिजन करें तो आप देखिए, ये तो यहाँ पे क्या था, एनोडिक एरिया लार्ज था, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोडिक एरिया लार्ज हो रहा है। तो ऐसे आप इसको याद करेंगे तो बहुत इजी वे में याद होने वाला है। तो यहाँ पे कैथोडिक एरिया लार्ज है और स्मॉल एनोडिक एरिया, ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे ये क्या चीज हो रही है, ये छोटा सा ये जो हम दिखा रहे हैं अनवांटेड कंपाउंड, ये अनवांटेड कंपाउंड है जो बन रहा है। और वो कैसे बन रहा है, रिएक्शन तो वही, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही ये मेटल एक्सपोज हो जाएगा तो अब क्या करेगा, वो उस न्यूट्रल मीडियम से रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। रिएक्शन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये जो मेटल है, ये इसकी रिएक्शन क्या हो रही है, वही आयरन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। जो उस एक्वस मीडियम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को ले रही है। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ लिखा है हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2 एक्वस मीडियम में, तो OH आयंस बन जाते हैं, ठीक है, OH आयन। तो यहाँ यानी कि एनोड पे तो ये रिएक्शन हो रही है, मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया इस मेटल का, ठीक है। और जो है कैथोड हिस्सा ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट है कैथोड, ये वाला। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, उसने वो इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो गए हाइड्रोक्सिल आयन में, ठीक है, क्योंकि वो एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम यानी कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन और जो वाटर है उससे रिएक्शन करके वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन कैसे बन रहे हैं, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन तो वो ले ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो H2O जो है हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए हम इसको कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और वो इलेक्ट्रॉन ले ही लिए, तो ये इस वाटर ने एक्वस मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन और जो इलेक्ट्रॉन दिया है उससे रिएक्ट करके वो हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। अब ये डेंजरस कैसे होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है, ये जो है हमेशा जो अनवांटेड प्रोडक्ट बनेगा वेट कोरोजन में, वो जंक्शन पे बनेगा, कैथोड और एनोड के जंक्शन पे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो इतना सा मैंने दिखा रखा है ये क्या है, अनवांटेड कंपाउंड है। तो आपको दिख तो कैसा रहा है कि कैथोड का कोरोजन हो रहा होगा शायद, लेकिन नहीं, कोरोजन किसका हो रहा है, एनोड का कोरोजन हो रहा है, मेटल का कोरोजन होता है। और जो अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है वो इस जंक्शन पे बनता है, कैथोड और एनोड के जंक्शन पे बनता है। इज इट क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि ये क्योंकि स्मॉल एनोडिक एरिया है, एरिया तो स्मॉल है, लेकिन आप सोचो कि जैसे पेंट हटता है तो ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है और पूरे मेटल को खराब कर देती है। इसीलिए तो हम घरों में यदि कहीं पर भी कोई हमने पेंट करवाया है और यदि पेंट कहीं से हट जाता है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे करके पूरा मेटल खराब हो जाएगा। वो ऐसे खराब होगा, इसके अंदर भी ऑक्सीजन चली जाएगी,
ठीक है, और पूरे मेटल को धीरे धीरे करके खराब कर देगी। तो दिस टाइप ऑफ कोरोजन इज डेंजरस एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि उसमें तो क्या था, जब तक केवल एसिड थी, एसिड था, एसिड जब तक खत्म नहीं हो जाता बस तब तक ही कोरोजन होगा। ये जो ड्रॉप है जब तक इसमें प्रेजेंट है तब तक रिएक्शन हो रही है, खत्म होती है तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये थोड़ा सा सेफ है एज कंपेयर टू एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें तो कोरोजन होता ही जाएगा, वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे क्योंकि इतना सा एरिया है। तो इस टाइप के कोरोजन को हम पिटिंग कोरोजन भी बोलते हैं। पिटिंग कोरोजन क्या होता है? पिट का मतलब पता है आपको? पिट का मतलब होल होता है या गड्ढा होता है, उसको हम बोलते हैं पिटिंग कोरोजन। पिट्स बनना, पिट, तो ये एक तरीके का पिट है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल यदि सरफेस पे पिट्स बने हुए होंगे तो सोचो हर एक पार्ट में, हर एक हो पिट्स में इसी टाइप का कोरोजन हो रहा होगा, केवल एक जगह से पेंट नहीं। अब ऐसे यदि मल्टीपल जगह से यदि मेटल सरफेस पे पेंट हटा हुआ है तो वहां पे सभी सरफेस पे जहाँ पे पिट्स बने हुए हैं, ऐसे थोड़े थोड़े पेंट हटा हुआ है, तो वहां पे इस टाइप का कोरोजन होगा। तो हो गया ना डेंजरस, सब तरफ से ऑक्सीजन जाके वो पूरे मेटल को खराब कर देगी। तो पिटिंग कोरोजन आपको क्लियर हो गया। तो ये पिटिंग कोरोजन का एग्जांपल भी कह सकते हैं हम इसमें, कि उसमें पिटिंग कोरोजन में भी जो मैकेनिज्म होती है वो यही मैकेनिज्म होती है। एड एनोड, ये क्या होता है, रिएक्शन ये हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। एड कैथोड, ये रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, फाइनल रिएक्शन हम ये देते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपको ये भी पता लग गया कि ड्राई कोरोजन क्या होता है, वेट कोरोजन क्या होता है, टाइप, सब चीजें आपको समझ में आ गई कि कोरोजन किस टाइप से हो रहा है, ड्राई कोरोजन में कैसे हो रहा है और वेट कोरोजन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ कि जितने भी टाइप्स के हमने कोरोजन पढ़े, जो भी कोरोजन हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज तो नहीं है जो कोरोजन हो रहा है, यदि मेटल को वो खराब कर रहा है एनवायरमेंट, तो उसको हम कैसे रोक सकें, कैसे रोकें। तो रोकने के लिए हमें कुछ मेथड चाहिए होंगे, और वो यहाँ पे मैंने आपको मेथड बता रखे हैं, ये आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। इसमें क्या करने वाले हैं आप इसको समझना। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम क्या था, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। आपको कोरोजन तो पता है कि कोरोजन कैसे हो रहा है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, मेटल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, या कोरोजन को हम रोकेंगे कैसे। तो ये आपको जैसे हम ये कह सकते हैं कि अभी अधूरा ज्ञान है, पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि उसको रोकने का भी तरीका आना चाहिए। क्योंकि इस पूरे ये जो है, ये मैंने आपको जो इतने सारे टाइप्स बता रखे हैं, प्रोटेक्शन मेथड बता रखे हैं, उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें से एक आ जाता है। और एक आ जाता है एनोडिक या प्रोटेक्टिव कोटिंग में से आ जाता है, जो कि होती है, एक तो जिंक की कोटिंग होती है, एक टिन की कोटिंग होती है। तो मैंने आपको पहले तो इंपॉर्टेंट चीज बता दी। आप ये सोचो कि कोरोजन हमने कर लिया है, कंट्रोल जो है इसके एंड इट्स कंट्रोल जो है, जो टॉपिक का नाम है, वो इसीलिए है कि उसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटेक्शन मेथड आपको पता होनी चाहिए कि यदि कोरोजन हो रहा है तो उसको रिमूव भी कैसे किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, वो हमें पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर डिजाइन। प्रॉपर डिजाइन का मतलब कोई भी मशीन है या कोई भी एपरेटस है, कुछ भी, हम हमारे घर में भी बहुत सामान होते हैं, तो जो भी चीज रखी हुई है उसमें आप देखना कि यदि उसकी प्रॉपर डिजाइन नहीं होगी। प्रॉपर डिजाइन से मतलब है कि उसमें जो जितने ज्यादा कॉर्नर्स होंगे, जैसे जो भी एपरेटस है, जो भी आपके घर में सामान है या लैब में हमारे जो एपरेटस होते हैं, उसमें जितने ज्यादा कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर में जाके वो डस्ट लग चिपक जाती है और धीरे धीरे इस एरिया को खराब करने लग जाती है। तो ये जो एपरेटस में या मशीन वगैरह में कॉर्नर्स जो है वो कम से कम होने चाहिए। तो इन कॉर्नर्स की जगह हम क्या करें, इसको कर्व शेप दे सकते हैं, आप ऐसे कर्व शेप दे सकते हैं, कर्व शेप।
तो क्या होगा, डस्ट इस पे चिपकेगी नहीं और वो क्या होगा, फिसल के निकल जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कर्व शेप दे सकते हैं, यानी कि इसकी कर्व शेप, ऐसा यदि कर्व शेप होगी कॉर्नर्स की जगह, तो डस्ट उस पे चिपक ही नहीं पाएगी, इस पे लग ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिजाइन का मतलब ही वो कह रहे हैं कि कॉर्नर्स कम से कम हो, उसकी जगह क्या हो कि कर्व शेप हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डस्ट लग ही नहीं पाएगी। डस्ट क्या होगी, डस्ट वो उस पे लगेगी नहीं तो क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। उसके अलावा ये तो हमने प्रॉपर डिजाइन की बात बता दी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम स्क्रू जो है वो यूज करते हैं। कोई भी चीज को यदि हम टाइट करने के लिए स्क्रू वगैरह लगाते हैं, तो स्क्रू नट बोल्ट जो हम लगाते हैं, तो अब हमने ऐसे नट बोल्ट हमने लगा रखे हैं मेटल पे जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। यानी कि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि जो मेटल है उनके बीच का डिफरेंस एक तो बहुत टॉप पे आ रहा है और एक बहुत नीचे की साइड आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया। और ऐसे मेटल हमने दो मेटल को कनेक्ट कर दिया, नट बोल्ट लगा दिया, दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उसमें भी कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो जो प्रॉपर डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, तो वो डिजाइन भी हम कैसे कर रखे, एक तो कर्व शेप, कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, कॉर्नर्स की जगह कर्व शेप होनी चाहिए जिससे कि डस्ट लग ही ना सके, कोई कोरोजन ही ना हो सके। डस्ट आएगी और वो फिसल के चली जाएगी क्योंकि कर्व शेप है। और कॉर्नर पे तो क्या, उस कॉर्नर पे जमा होती जाती है। आपने देखा भी होगा कि जितने ज्यादा कॉर्नर्स होते हैं उसमें डस्ट लग जाती है, धीरे धीरे मेटल खराब होने लग जाता है। तो कॉर्नर्स कम से कम होने चाहिए। दूसरी चीज ये कि डिजाइन, और दूसरे तरीके से कि एक तो जो वेल्डिंग हम करें, यदि दो मेटल को हम लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नट बोल्ट्स, क्योंकि हम उसमें ध्यान ही नहीं रखते। कई बार हमने यदि देखा ही नहीं कि कौन सा नट बोल्ट यूज कर रहे हैं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है। तो ये भी डिजाइन में ही आता है कि उसका जो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम नट बोल्ट लगा के कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग बेटर है एज कंपेयर टू नट बोल्ट्स जो भी है हम स्क्रू वगैरह लगाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए। जो भी हम एपरेटस, जो भी मशीन, कुछ भी हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें जो कॉर्नर्स है वो कम से कम कॉर्नर्स होने चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन। प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन का मतलब हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करें जिसमें कि कोरोजन कम से कम हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की। तो हम या तो प्योर मेटल ले, देखो प्योर मेटल लोगे तो उसमें कोरोजन के चांसेस कम है क्योंकि कोई मिक्सिंग ही नहीं है ना, प्योर मेटल है। ठीक है, तो या तो हम प्योर मेटल ले सकते हैं या फिर हम ले मेटल अलॉय। जैसे कि आपने देखा होगा स्टील में क्रोमियम मिक्स होता है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है मेटल अलॉय का कि प्रॉपर मेटल का जो सिलेक्शन है वो हम कैसे कर रहे हैं कि हम क्रोमियम ले रहे हैं। जो स्टील या आयरन में हम जो मिक्सिंग करते हैं वो क्रोमियम की मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग ऐसी करनी है जिसमें कि कोई जो अनवांटेड प्रोडक्ट ना बने, कोई दिक्कत ना हो। तो वो हम, और इसीलिए हम घरों में जो बर्तन यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, स्टील के बर्तन यूज करते हैं। स्टील में क्या मिक्स होता है, क्रोमियम मिक्स होता है, तो इसीलिए उसमें जंग वंग नहीं लगती। अल्टीमेटली स्टील भी है तो आयरन का ही, तो वो जो उसमें हम जो क्रोमियम मिक्स करते हैं उससे क्या होता है कि वो जो कोरोजन है उससे बच जाता है। तो सेकंड हो गया प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड है चेंज ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने भी आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब भी हम मेटल लें तो वो मेटल एक पास वाले मेटल हम लें। यदि हम जितना दूर वाले मेटल हम लेंगे, एक तो हमने टॉप वाला जो बहुत ज्यादा एनोडिक है और एक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको हमने ले लिया और उसको हम फिर कोई भी मशीन बनाने के काम में ले रहे हैं, तो वहां पे कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया। अब उसी के लिए मैंने आपको बताया कैथोडिक प्रोटेक्शन और दूसरा होता है एनोडिक प्रोटेक्शन। दो तरीके के प्रोटेक्शन, चेंज ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो उस केस में हम
उसमें जो कोरोजन के चांसेस है वो भी कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कम है। अब ये जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है, अब मैं आपको बताती हूँ कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें आता है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और दूसरा है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब ये क्या चीज है? सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें मैं आपको नाम से ही बता सकती हूँ कि सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस से आया है सैक्रिफिशियल, और एनोडिक का मतलब आप जानते हैं प्रोटेक्शन। अभी हम इसमें बताएंगे कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा शिप है, शिप में क्या होता है, जहाज देखा है ना आपने, जहाज तो आयरन का बना हुआ होता है, फिर उसमें जंग क्यों नहीं लगती? नीचे से तो जंग लग जानी चाहिए ना, क्योंकि वो तो पूरे टाइम पानी में रहता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो प्रोटेक्शन हो रहा है वो कौन सा वाला प्रोटेक्शन हो रहा है? सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। तो पहली चीज तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन का एग्जांपल जो है वो शिप है, बेस्ट एग्जांपल है कि पानी में रहता है वो पूरे टाइम, फिर भी वो खराब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि उसके साथ हम एक ऐसा मेटल कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि जिंक हम कनेक्ट कर देते हैं, वो ज्यादा एनोडिक होता है एज कंपेयर टू आयरन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे जिंक पहले आता है, टॉप पे आता है, और आयरन उसके बाद में आता है। तो यदि हम आयरन से कंपेयर करें तो जिंक ज्यादा एनोडिक है। तो हम क्या करते हैं, जिंक या मैग्नीशियम, तो हम क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं उसको, जिंक को। अब क्या होगा, जब उसमें नीचे की साइड, शिप के नीचे की साइड इस तरीके से पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है कि कोरोजन, पानी में शिप तो चल रहा है, उसमें तो कोरोजन हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यदि कोरोजन, जब तक वो पूरा कोटेड है, प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा रखी है, उसमें पेंट वेंट सब कुछ करके रख रखा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, कोटिंग यदि हट जाएगी तो दिक्कत आ सकती है, कोरोजन हो सकता है, और कोरोजन से तो पूरा जहाज ही खराब हो जाएगा, उसके अंदर पानी भी आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ वायर कनेक्ट करके एक ऐसा दूसरा मेटल कनेक्ट किया हुआ होता है जो कि ज्यादा एनोडिक होता है, जैसे कि जिंक। तो जिंक से कनेक्ट कर रखा होता है। अब यदि कोटिंग, यदि कोरोजन होगा भी वाटर की वजह से, तो किसका कोरोजन होगा? जिंक का कोरोजन होगा, क्योंकि वो मोर एनोडिक है, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और आयरन जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से जो शिप है वो बचा रहेगा, उसका कोरोजन होगा ही नहीं, और जो जिंक है उसका कोरोजन होता रहेगा। एनोड का ही कोरोजन होता है, तो मेटल जो है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। तो जैसे कहीं से पेंट वेंट हट गया और जो वाटर है वो उस मेटल के कांटेक्ट में आएगा, तो भी वो बचा रहेगा, क्योंकि हमने उसके पैरेलल में दूसरा मेटल लगा रखा है, जिंक मेटल लगा रखा है। तो वो क्या करेगा, वो सैक्रिफाइस करेगा कि मैं कोरोड हो जाता हूं, मेरा कोरोजन होने दो, उस आयरन को छोड़ दो। ये वैसी चीज हो गई। तो क्या होगा, जिंक कोरोड होने लग जाएगा, जिंक खराब होने लग जाएगा, और आयरन को बचा लेगा। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, कि उसमें किस टाइप का प्रोटेक्शन है, सैक्रिफिशियल, कि एक मेटल है जो एनोड की तरह बिहेव करके अपने आप को सैक्रिफाइस करके उस आयरन को बचा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन आपको क्लियर हो गया। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं, वो दूसरा जो जिंक जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना सैक्रिफाइस कर रहा है कि मैं कोरोड हो जाता हूं, मैं जो है इसके साथ रिएक्शन करके जो भी है प्रोडक्ट बनेगा, अनवांटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेटल खराब नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वो मेटल को सेव कर लेता है। ठीक है, तो उसने सैक्रिफाइस कर लिया, तो सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। अब बात आती है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस्ड करंट यानी कि एक कोई इम्प्रेस्ड करंट हम अप्लाई करने वाली है डीसी सोर्स लगा के, जिससे कि जो मेटल है वो एनोड की जगह कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसलिए हमने बोल रखा है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि जमीन के अंदर वो पाइप्स डले हुए होते हैं, वो पाइप किसके बने हुए होते हैं, वो आयरन के बने हुए होते हैं। अब वो आयरन के पाइप्स बने होते हैं, कोटिंग वगैरह तो उसमें कर रखी होती है, पेंट वेंट कर रखा होता है, लेकिन क्या होता है
कि यदि हम उसमें से भी पेंट हट जाता है, कुछ लंबे टाइम तक वो चीज़ें चलती हैं, तो उसमें से कहीं से कुछ दिक्कत आ जाए तो उसमें कोरोजन हो सकता है, लेकिन कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अंदर जो पाइप्स, जमीन के अंदर जो पाइप्स होते हैं वो तो सारे आयरन के बने हुए होते हैं, लेकिन उसमें कोरोजन क्यों नहीं होता? मॉइस्चर तो उसमें भी होती है, जो नीचे जमीन के अंदर तो एनवायरमेंट ही ऐसा होता है, मॉइस्चर का एनवायरमेंट होता है, तो रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमने एक डीसी सोर्स कनेक्ट करके और फिर एक वो डीसी सोर्स कनेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि कोरोजन होना चाहिए किसका? मेटल का, यानी कि आयरन का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि इम्प्रेस्ड करंट हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो वो क्या करता है कि जो मेटल जो एनोड की तरह बिहेव करना चाहिए था वो अब कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। वो इम्प्रेस्ड करंट, कोरोजन वाला जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन देना लेना जो चल रहा है, उसको नलीफाई कर देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से अब जो मेटल है, जो आयरन है, वो कैसा बिहेव कर रहा है? कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। वो नलीफाई कर दिया ना, उसके इम्प्रेस्ड करंट ने उस कोरोजन करंट को नलीफाई कर दिया, जिसकी वजह से जो पाइप्स होते हैं, जमीन के अंदर जितने भी पाइप्स होते हैं, उनमें कोरोजन नहीं होता, क्योंकि वो कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? कोरोजन ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यह है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने अलग से भी इसको स्टार लगा के बता रखा है। फिर एनोडिक प्रोटेक्शन। अब एनोडिक प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव कोटिंग हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप गैल्वेनाइजेशन करते हैं या टिनिंग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग होती है मेटल पे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेटल है, दो मेटल है, देखो, एक पे मैंने कर दी कोटिंग किसकी? जिंक की कोटिंग कर दी, और दूसरे पे मैंने कोटिंग किसकी कर दी? टिन की। ये तो मैंने करी जिंक की कोटिंग, ठीक है, और दूसरी मैंने कोटिंग करी है टिन की। क्लियर? अब क्या होगा? जिंक की कोटिंग कर रखी है और दूसरे मेटल पे मैंने कौन सी वाली कोटिंग करी? टिन की कोटिंग करी। दोनों ही मेटल सेफ है, इसमें कोई भी कोलिजन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोटिंग कर दी ना हमने, प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दी। लेकिन अब क्या होने वाला है, जैसे ही मान लो एक लंबे टाइम के बाद कहीं से पेंट हटने लग जाता है, तो मान लो यहां से पेंट हट गया, ठीक है, और इसमें भी यहां से पेंट हट गया। दोनों मेटल पे मैंने सेम टाइम पे पेंट वेंट लगा के उसको रख रखा था, सालों बीत गए, फिर देखा कहीं से पेंट हट गया। यहाँ से जिसमें जिंक की कोटिंग थी वहां पर भी यहाँ कहीं से जिंक की कोटिंग हट गई, यहाँ पे टिन की कोटिंग हट गई। तो अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि टिन जो है वो मोर एनोडिक है एज कंपेयर टू आयरन। यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो पहले आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, थोड़े और मेटल्स के बाद आयरन आता है, यानी कि जिंक जो है वो मोर एनोडिक है एज कंपेयर टू आयरन। तो जो ज्यादा एनोडिक होगा तो कोरोजन तो उसी का होगा ना, आयरन का क्यों होगा? क्योंकि जिंक यहाँ पे मोर एनोडिक है एज कंपेयर टू आयरन। ये जो मेटल है, यदि मैंने आयरन लिया है तो। अब इसी तरीके से यदि ये जो मेटल है वो मेटल आयरन हमने लिया है, क्योंकि आयरन ही बेस्ट एग्जांपल है, तो आयरन जो है यदि हम टिन से कंपेयर करें, जब तक इसमें कोटिंग थी तब तक ये प्रोटेक्ट था, जैसे ही इसमें से कोटिंग हटी तो क्या होगा? टिन जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाता है और आयरन जो है वो एनोड की तरह बिहेव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो जिंक है वो यहाँ कहीं आ रहा है, फिर ये आयरन, और फिर आयरन के बाद कहीं टिन आ रहा है, यानी कि वो टिन जो है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और भी थोड़ा लोअर पॉइंट पे आ रहा है, आयरन के बाद आ रहा है, तो यानी कि आयरन ज्यादा एनोडिक हो गया। तो अब यदि कोटिंग हट जाएगी तो आयरन तो एनोड की तरह बिहेव करेगा और टिन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो अब मैं आपसे पूछूं, कौन सा वाला इन दोनों में से डेंजरस होने वाला है? तो आप बताइए, सोच के बताइए, कौन सा डेंजरस होगा? टिन कोटिंग। क्यों? क्योंकि हमने दोनों में पेंट कर रखा था, दोनों प्रोटेक्ट है। जैसे ही यदि सालों बाद जब जिंक की कोटिंग हटी और इधर से यदि टिन की कोटिंग हटती है, तो जिंक तो मोर एनोडिक है, तो ये क्या करेगा? जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो मेटल है ये सेफ है।
यहाँ पे वो होगी ही नहीं ना, कोरोजन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेटल एनोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। मेटल यदि एनोड की तरह बिहेव करता तब कोरोजन होता, लेकिन यहाँ पे तो जिंक कोटिंग जो है हटने के बाद भी कोरोजन नहीं हो रहा, क्योंकि जिंक मोर एनोडिक है और मेटल क्या है, लेस एनोडिक। तो जिंक एनोड हो जाएगा और मेटल कैथोड हो जाएगा, तो इसमें सेफ है। तो हटने के बाद भी ये सेफ है, ये कोटिंग सेफ है। तो जिंक कोटिंग बिहेव्स एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग इवन आफ्टर रिमूविंग द फिल्म फ्रॉम द सरफेस। यदि यहाँ से हट भी जाती है, लेयर हट भी जाती है, पेंट हट भी जाता है, तो भी क्या होता है, जिंक कोटिंग जो है वो मेटल को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन टिन कोटिंग तब तक ही प्रोटेक्ट करेगी जब तक पूरा कोटिंग हो रखी है। जैसे कहीं से कोटिंग हटी ना टिन की, तो वो क्या करने लग जाएगा, मेटल उस केस में एनोड हो जाएगा, तो इसका बहुत जल्दी जल्दी कोरोजन हो जाएगा। और टिन क्योंकि कैथोड की तरह भी होगा, तो टिन कैथोड की तरह, मेटल एनोड की तरह, तो उस केस में बहुत तेजी से कोरोजन होगा। और वो किस टाइप का कोरोजन होगा वो भी आप बताइए। मैंने आपको बताया था पिटिंग कोरोजन, ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला कोरोजन होगा, पिटिंग कोरोजन। ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, और पूरे मेटल को खराब कर देगी, क्योंकि इसमें मेटल एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं सकती, वो जाए इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे तो जो जिंक है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो मेटल तो सेफ हो गया ना, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव कर रही है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है। लेकिन टिन जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह तभी बिहेव करेगा जब तक उसमें लेयर कहीं से हटी नहीं है। हटते ही तो वो क्या करेगा, वो नॉन प्रोटेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और उसमें जो कोरोजन होगा वो कौन सा कोरोजन होगा, पिटिंग कोरोजन। पिट्स, जगह जगह से वो पेंट हट गए, और जहां जहां से कोटिंग हट गई वहां वहां ऑक्सीजन अंदर जाके पूरे मेटल को खराब कर देगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिंक कोटिंग जो होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। कोटिंग हटने के बाद भी मेटल सेफ है। ये जो है ये तब तक ही है जब तक कि कोटिंग नहीं हटी। कहीं से कोटिंग हट जाएगी तो वो अनसेफ हो जाएगा, वो मेटल जो है वो जल्दी से खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल्टरेशन। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, ऑल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंट। यदि हम एनवायरमेंट को चेंज कर दें, जहां पर भी हमने मेटल रख रखा है, उस मेटल को जहां पर भी हमने रखा उसका एनवायरमेंट ही हम चेंज कर दें तो कोरोजन ही नहीं होगा। तो वही चीज ये कह रहा है, ऑल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंट यानी कि चेंज ऑफ एनवायरमेंट। तो कैसे, डीएरेशन यानी कि हम वहां पे एयर ही ना हो, ऑक्सीजन ही ना हो, तो मेटल उससे रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज डीह्यूमिडिफिकेशन यानी कि ह्यूमिडिटी ना हो, तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी एनवायरनमेंट में, तो उस केस में भी बहुत हद तक हम मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है यूज ऑफ इनहिबिटर्स। जैसे कि आपने देखा है कैटलिस्ट तो रिएक्शन को एनहेंस करता है। इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, रिएक्शन को रोकने का। तो यूज ऑफ इनहिबिटर्स का मतलब ये है कि हम ऐसे इनहिबिटर्स यूज करेंगे, ऐसा कुछ हम कंपाउंड यूज करेंगे जिससे कि रिएक्शन करके यानी कि वो एक पार्ट में रिएक्शन को रोक दे। ठीक है, इनहिबिट कर दे। जैसे कि मान लो एनोडिक और कैथोडिक दो जैसे ही पार्ट बनते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, जैसे हुआ रिएक्शन होना स्टार्ट होता है वो कोरोजन हो जाता है। तो यदि एक पार्ट में हम रिएक्शन को रोक दे तो क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी, और रिएक्शन जब कंप्लीट नहीं होगी तो कोरोजन नहीं होगा। तो जैसे एनोडिक पार्ट में हमने इनहिबिटर्स को यूज करा, तो वो इनहिबिटर्स जो एनोडिक पार्ट में रिएक्शन को रोकते हैं उन्हें बोलते हैं एनोडिक इनहिबिटर्स। कि वो क्या करते हैं, एनोड वाले हिस्से में रिएक्शन जो हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन देने का काम हो रहा होता है, वो उसको रोकता है तो वैसे ही क्या होता है, कोरोजन ही नहीं होता। या फिर क्या करें कि कैथोड वाले पार्ट में हम क्या करें, वो जो कंपाउंड है वो क्या करें, इनहिबिटर्स जो होते हैं वो रिएक्शन को रोक दे। तो रिएक्शन को यदि एक भी हिस्से में रिएक्शन रुकेगी तो क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। तो वो कैथोडिक इनहिबिटर। तो एनोडिक इनहिबिटर्स भी होते हैं और कैथोडिक इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो यदि कैथोडिक इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो भी कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि उसने कैथोड वाले हिस्से में रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई तो कोरोजन ही नहीं हुआ। या फिर हम ले सकते हैं एनोडिक इनहिबिटर्स, तो वो एनोड वाले हिस्से में क्या करते हैं, रिएक्शन को रोक देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला जो काम होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होती। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तो कोरोजन नहीं होता। ठीक है,
आ गया समझ में? ये पूरा जो ये मैंने आपको चार्ट बताया है, ये एज इट इज आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और जो भी चीज़ मैंने आज बोली है, जो बताई है, वो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आपने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सारी थ्योरी मैं यहाँ लिखूं, लेकिन मैंने आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है। तो आज ही कोरोजन चैप्टर कंप्लीट होता है, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास आगे से नोटिफिकेशन आते रहे, क्योंकि अभी एक चैप्टर और बचा है हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिएगा इसी तरीके से चैनल पे। और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।